चलिए तो भाई क्लास 11 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी exercise, right? There are around 40 questions in this NCERT exercise and most of the questions are very simple that you have already learned in the theory part. So the very first question is explain the formation of the chemical bond. तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो केमिकल बॉन्ड बनता है टू गेट द स्टेबिलिटी, राइट? क्यों बनता है भाई? केमिकल बॉन्ड बनता है आपका टू गेट द स्टेबिलिटी, राइट? कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए, और स्टेबल होने के लिए उसको अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है। क्या करना होता है? उसको अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना होता है, राइट? तो मैं इसका सिंपल सा आंसर लिखूंगा बच्चों पहले का, टू गेट द स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग outermost orbit, by completing outermost orbit। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, by sharing of electron they will form the chemical bond, or possibilities there can be complete transfer of electron in the ionic bond, complete transfer of electron, right? So this you can write in short। और अगर आप एग्जाम में आए तो इसके आजू बाजू आप थोड़े और स्टेटमेंट लिख के इसको 2 मार्क की थियरी बना सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द लुईस डॉट सिंबल फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट। चलिए लुईस सिंबल लिखना है आपको सेकंड में, लुईस सिंबल, ठीक है? किस किस का लिखना है? चलिए सबसे पहले आपको लुईस सिंबल लिखना है मैग्नीशियम का। तो हमें पता है बच्चों मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बिकॉज मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 के पहले आपका 10 नंबर का इनर्ट गैस आ जाएगा, दैट इज नियॉन। तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और बचे ना, तो आप मैग्नीशियम का लुईस स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, राइट? चलिए मैग्नीशियम के बाद कौन है? मैग्नीशियम के बाद दिया आपको सोडियम। तो सोडियम बच्चों एटॉमिक नंबर है 11 मतलब 10 + 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होगा, यू विल पुट 1, राइट? उसके बाद आपको लिखना है फॉर बोरॉन। चलिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 के पहले इनर्ट गैस आता है हीलियम, दैट इज एट 2 नंबर। तो अपने को 5 इलेक्ट्रॉन भरने, उसमें से पहले 2 इनर ऑर्बिट में होंगे और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे बोरॉन के पास, राइट? बोरॉन के बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के अंदर होंगे, बाकी बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पे करेंगे। ये सब हम थियरी में बहुत अच्छे से करके आए हैं, तो भी एक बार देखेंगे वापस, ठीक है? और लास्ट इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन बच्चों आपको पता होना चाहिए, ब्रोमीन इज अ हैलोजन। ब्रोमीन क्या है भाई? ब्रोमीन हैलोजन है, इट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 17, और ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल ऑक्टेट के लिए। तो यहाँ पे कर देंगे 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ब्रोमीन। चलो ये हो गया भाई 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ब्रोमीन के, ठीक है? वेरी सिंपल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयन। वापस वैसा ही सेम क्वेश्चन है, लुईस स्ट्रक्चर लिखना है आपको, राइट? चलिए पहले लिखना है आपको सल्फर के लिए। तो सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, राइट? ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। 1 से 30 एलिमेंट का सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 16 है, राइट? अब 16 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन में भरे होंगे, बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर का वैलेंस है 6, तो हम सल्फर के साथ 6 डॉट कर देंगे, राइट? फिर आपको पूछा है सल्फर -2। अब -2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं, तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन तो थे, आप 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका लुईस स्ट्रक्चर फॉर सल्फर -2। चलिए हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और पूछा है H-, माइनस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो H- होगा, राइट? चलिए क्वाइट सिंपल, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। चलिए बच्चों लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। draw the Lewis structure, draw Lewis structure, okay? चलिए लेट्स ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहला आपको बनाना है बच्चों लुईस स्ट्रक्चर H2S का। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कैसे करना है वो, है ना? पहले आप गिन लो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो एक हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, अपने को टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने हैं। हम क्या करेंगे? सल्फर यहाँ पे ले लेंगे और 2 हाइड्रोजन कर देंगे, और रूल के हिसाब से पहले आपको सिंगल बॉन्ड रख देना है, राइट? तो विल पुट अ सिंगल बॉन्ड, राइट? 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपके 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन का पेट भर चुका है, सल्फर के पास अभी बाकी है बॉन्ड, राइट? तो सल्फर के पास 2 और 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास है, टोटल अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 4 आ चुके हैं, 4 बचे, तो वो 4 आप सल्फर को दे दो,
एंड अब चेक करो क्या सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यस, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है बिकॉज सल्फर के पास 4 लोन इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड है तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट कौन है बच्चों, SiCl4। चलिए सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और एक क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 बिकॉज क्लोरीन इज ऑफ ग्रुप नंबर 17। तो एक क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 क्लोरीन मिला के यहाँ पे हो गए इसके 28। चलिए टोटल आपको 32 इलेक्ट्रॉन रखने हैं यहाँ पे। चलिए क्या करेंगे हम, सिलिकॉन के आजू बाजू 4 क्लोरीन रख देते हैं। यू कैन पुट इन एनी शेप बिकॉज लुईस स्ट्रक्चर में आपको शेप कभी पता चलता नहीं है तो आप किसी भी तरह से आजू बाजू 4 क्लोरीन को अरेंज कर दो। चलिए पहले एक एक बॉन्ड रख देंगे हम। चलिए एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, हमें 32 तक जाना है। चलिए ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन को और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड के अंदर तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ऑल द क्लोरीन रिक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमने पहले 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में रखे थे और उसके बाद हर एक को 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो 6 6 6 6 24 प्लस बॉन्ड के 4 32 हो गए। वी रिक्वायर 32 ओनली, राइट। चेक करो किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। सल्फर सिलिकॉन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है तो सिलिकॉन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बनाना है बच्चों CO3-2 का। ओके, कार्बन के पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 ऑक्सीजन मिला के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं। चलिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है 24। हम क्या करेंगे, कार्बन के आजू बाजू पहले तो 3 ऑक्सीजन को अरेंज कर देंगे किसी भी रैंडम फॉर्म में। पहले सिंगल बॉन्ड डाल देना है बच्चों, आपको डाल दिया आपने सिंगल बॉन्ड। चलिए अब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास 1 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 8 करने के लिए 6 और चाहिए इसको, 1 2 3 4 5 6। सेम दिस ऑल्सो रिक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन, दिस विल ऑल्सो रिक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन। चेक इट आउट, क्या इलेक्ट्रॉन सारे कंप्लीट हो गए हमारे। वी हैड 24 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 + 2 6 + 2 6 + 2 24 electrons are completed but this carbon octet is incomplete. तो octet of carbon is incomplete. You can see carbon only has 3 bonds, that means 6 electron but octet is incomplete. तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक ऑक्सीजन के पास का इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे था उसको शेयरिंग करवा देंगे and we'll form the double bond. राइट, अब ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड आ गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है एंड वील हैव टू पुट -2 चार्ज ओवर हियर। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2। ठीक है ना। चलिए बच्चों, देन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCOOH। राइट, चलिए सेंट्रल एटम है यहाँ पे C। ओके, उसके आजू बाजू में आप अरेंजमेंट कैसे करोगे बच्चों, तो एक यहाँ पे आप H रखोगे, एक यहाँ पे आप O रखोगे और आपको यहाँ पे रखना है OH। अभी 11th स्टैंडर्ड में आपको ये अरेंजमेंट पता नहीं होगा बट अगर आपने 10th ध्यान से पढ़ा है ना तो आपको थोड़ा बहुत ख्याल होगा कि HCOOH जो है ना, राइट, दिस COOH के अंदर एक ऑक्सीजन डायरेक्ट कार्बन से लगा होता है और दूसरा OH लगा होता है, इसलिए मैंने एक ऑक्सीजन कार्बन से रखा और एक OH रखा कार्बन के पास। चलिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है गिनते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन का 1, कार्बन के 4, 2 ऑक्सीजन को मिला के 12 और एक हाइड्रोजन का वापस 1, कितना हो गया, कुल मिला के हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए पहले सिंगल बॉन्ड रख देते हैं बच्चों, फिर आगे सोचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, राइट। चलिए 9 10 11 12 ऑक्टेट कंप्लीट। इसको 6 चाहिए, 13 14 15 16 17 18। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड, ऑक्टेट इज कंप्लीट। बट कार्बन देखो बच्चों, कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए हमारे पास। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। बट कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम इस ऑक्सीजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे शेयरिंग करवा लेंगे एंड दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCOOH। ठीक है, चलिए क्विकली इसको कॉपी करिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन द ऑक्टेट रूल, राइट द सिग्निफिकेंस एंड द लिमिटेशन। राइट, तो ऑक्टेट रूल क्या होता है भाई, ऑक्टेट रूल होता है कि एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज ऑक्टेट रूल। राइट, तो आप सिंपली लिख सकते हो बच्चों ऑक्टेट को, अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो ऑक्टेट रूल को अगर आप में एक लाइन में लिखना है तो आप लिखोगे कि एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट द ऑक्टेट in valence shell, राइट। चलिए और क्या पूछा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस,
राइट चलिए सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो विद द हेल्प ऑफ द ऑक्टेट रूल यू कैन एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सम एटम्स, राइट। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, इसका सिग्निफिकेंस है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग कैन बी एक्सप्रेस और एक्सप्लेन यू कैन राइट। ओके व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। चलिए बहुत सारे लिमिटेशन देखे थे बच्चों हमने, राइट। देयर आर सम मॉलिक्यूल जिसके अंदर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो भी वो स्टेबल होता है। देयर आर सम जिसके अंदर ऑक्टेट जो है वो एक्सपांडेड होता है। देन देयर आर सम लोन इलेक्ट्रॉन और यू कैन से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, वो भी स्टेबल होते हैं। फिर यहाँ से आपको शेप या शेप के बारे में पता चलने वाला नहीं है, तो ये आपने पूरा थियरी किया था, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। You can just give the example of this, that is BeCl2 और BeCl3 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भी ये दोनों स्टेबल है। एक्सपांडेड ऑक्टेट, राइट, जैसे कि PCl5 था, SF6 था, दे हैड एक्सपांडेड ऑक्टेट, दे हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल तो भी वो स्टेबल है। देन यू कैन राइट ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जिसका हमने एग्जांपल लिखा था NO2, इसमें ऑक्टेट कभी कंप्लीट होना ही नहीं है तो भी ये स्टेबल है, राइट। फिर आप लिखोगे बच्चों दैट इज द कंपाउंड ऑफ जेनॉन, तो जेनॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो जेनॉन क्यों केमिकल रिएक्शन करेगा, राइट। ओके दैट वाज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। आपको पूरा थियरी आपको आगे वाले पार्ट में मिल जाएगा, राइट। और लास्ट में यू कैन राइट नो डेटा अबाउट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो डेटा अबाउट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस ऑल आर द लिमिटेशन ऑफ द octet rule. No data about the shape of molecule, right? These all are considered as a limitation of the octet rule. चलिए बच्चों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। चलिए आयोनिक बॉन्ड कब इजीली बनेगा, तो आपको पता है बच्चों आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए एक इजीली पॉजिटिव आयन बनना चाहिए, दूसरा इजीली नेगेटिव आयन बनना चाहिए, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का स्पेस में बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होना चाहिए, तब जाके आयोनिक बॉन्ड बनेगा, राइट। तो चलिए तो आप लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहले इज ऑफ पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो हमने लिखा था देयर हैज टू बी लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो पहला कंडीशन है लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इससे क्या होगा, इससे आपका पॉजिटिव आयन इजीली बन जाएगा, ओके। चलिए नेगेटिव आयन कब इजीली बनेगा, व्हेन देयर इज हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जो आपका एटम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनना चाहिए, दैट इज हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे क्या हो जाएगा, इससे इजीली नेगेटिव आयन बनेगा। और तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव आयन का स्पेस में प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। तो वी कैन राइट हाई लैटिस एंथैल्पी, एंड दिस हाई लैटिस एंथैल्पी एंश्योर द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन अ 3 डायमेंशन, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स इन 3 डायमेंशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 7। क्या कहा है बच्चों आपको, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द VSEPR मॉडल। चलो जैसे ही शेप आया आपको क्या गिनना होता है, बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर गिनना होता है, एंड फ्रॉम दैट यू कैन राइट द शेप, ओके। तो कौन कौन से कंपाउंड आपको दिया है BeCl2, राइट, BeCl3, SiCl4, AsF5, H2S एंड PH3। चलिए इतने का आपको शेप बताना है, राइट। चलिए इतने का आपको शेप बताना है। लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, ओके। चलिए देखते हैं किस तरह आप उसका शेप बताओगे। चलिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबके अंदर बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे बेरिलियम आपका सेंट्रल एटम है, बेरिलियम के पास वैलेंसी में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 क्लोरीन से जुड़ना है, क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन का काम होता है, तो दोनों क्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। तो यहाँ पे खाली क्या बनना है बच्चों, देयर इज 2 बॉन्डिंग पेयर,
BeCl2 में क्या होगा, देयर इज ओनली 2 बॉन्डिंग पेयर। चलिए हमने सीखा है अगर 2 ही बॉन्डिंग पेयर है तो उसका शेप क्या होता है, लीनियर। अगर 2 बॉन्डिंग पेयर है तो शेप क्या होता है भाई, लीनियर होता है। तो द शेप इज लीनियर, फर्स्ट वन। चलिए BeCl3, तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन से जुड़ना है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, कुछ बचने वाला नहीं है, मतलब यहाँ भी क्या होगा, खाली 3 बॉन्डिंग पेयर। चलिए 3 बॉन्डिंग पेयर मतलब अरेंजमेंट कैसा होगा आपका, ट्रिगोनल प्लेनर। तो द शेप इज ट्रिगोनल प्लेनर। क्या शेप है भाई, ये आपका शेप है ट्रिगोनल प्लेनर। ओके, चलिए जगह नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इट इज ट्रिगोनल प्लेनर इन शेप। चलिए SiCl4, तो सिलिकॉन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। 4 क्लोरीन से जुड़ना है, चारों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, मतलब चारों के 4 बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो 4 बॉन्डिंग पेयर बनी। 4 बॉन्डिंग पेयर अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल, सिलिकॉन सेंटर में होगा एंड योर दिस 4 क्लोरीन आर अरेंज टेट्राहेड्रली। कैसा होगा इसका अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा ये। चलिए AsF5, तो आर्सेनिक जो है बच्चों वो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 फ्लोरीन से जुड़ना है, हर एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब पांचों के 5 गए बॉन्डिंग पेयर के अंदर। तो यहाँ पे बनेंगे आपके 5 बॉन्डिंग पेयर, आर्सेनिक रहेगा सेंटर में, 5 बॉन्डिंग पेयर ट्रिगोनल बाइपिरामिड, है ना। 5 बॉन्डिंग पेयर अरेंजमेंट क्या होता है बच्चों आपका, ट्रिगोनल बाइपिरामिड। दिस इज योर ट्रिगोनल बाइपिरामिड, दिस इज ट्रिगोनल बाइपिरामिड, राइट। चलिए H2S, सेंट्रल एटम इज सल्फर। सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, जुड़ना है 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन मिलके एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, मतलब दिस 2 आर बॉन्डिंग पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर, राइट। तो H2S के अंदर क्या होगा बच्चों, H2S के अंदर होगा आपका 2 बॉन्डिंग पेयर बना और 2 लोन पेयर बचेगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रली, तो सल्फर सेंटर में ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट, उसमें 2 जगह पे हाइड्रोजन रखना है, 2 जगह पे लोन पेयर रहेगा। सो कीप द लोन पेयर हियर एंड कीप दिस 2 हाइड्रोजन हियर, राइट। तो शेप क्या बनेगा बच्चों आपका, शेप बनेगा बेंट। क्या शेप बनेगा ये, दिस इज गोइंग टू बी द बेंट शेप, राइट। बिकॉज मोलेक्यूल के शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर करते हैं नहीं है, ओनली दिस इज ओनली द शेप ऑफ द मोलेक्यूल, तो दिस इज गोइंग टू रिमेन बेंट। H2S कैसा रहेगा, बेंट रहेगा, राइट। चलिए व्हाट अबाउट PH3, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जुड़ना है 3 हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग पेयर, सॉरी मैंने 6 कर दिया था ना, ओके। फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, जुड़ना है 3 हाइड्रोजन के साथ, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। चलिए 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना, एक बचा लोन पेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका 3 बॉन्डिंग पेयर, 1 लोन पेयर। 3 बॉन्डिंग 1 लोन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है 4। 4 का अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रली, उसमें एक जगह पे आप लोन पेयर रखोगे, 3 जगह पे आप बॉन्डिंग कराओगे। तो आपको बच्चों याद ही होगा 4 में अगर 3 जगह पे बॉन्डिंग है तो उस शेप को हम कहते हैं ट्रिगोनल पिरामिड। 4 के अंदर अगर 3 ही बॉन्डिंग है तो वो शेप क्या होता है, वो शेप होता है आपका ट्रिगोनल पिरामिड। दिस इज ट्रिगोनल पिरामिड शेप, this shape is called as trigonal pyramid. This is how you can decide the shape on the basis of VSEPR principle. चलिए कॉपी करेंगे क्विकली इसको। Okay, next question number 8 is, though the geometry of NH3 and H2O molecules are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than in ammonia. Right, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक है अमोनिया एक है वाटर, राइट। जैसे ही आप गिनोगे बच्चों तो अमोनिया के अंदर 3 बॉन्डिंग पेयर रहेंगे, 1 लोन पेयर रहेगा। यहाँ पे 3 बॉन्डिंग पेयर है, 1 लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4। वाटर के अंदर अभी जस्ट हमने H2S का गिना, उसी तरह से वाटर का भी होगा, आपने एग्जांपल आगे कर लिए सारे। तो वाटर के अंदर भी बच्चों 2 बॉन्डिंग पेयर रहेंगे, 2 लोन पेयर रहेंगे, मतलब यहाँ भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री क्या होने वाला है भाई आपका, टेट्राहेड्रल तो होने ही वाला है, राइट। तो दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिमेन टेट्राहेड्रली, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन टेट्राहेड्रली, राइट। बट अकॉर्डिंग टू VSEPR principle, if there is a lone pair, the repulsion is going to be more and because of that the bond angles are going to be changed and the shape will be distorted. तो अमोनिया में बच्चों 1 लोन पेयर है और 3 आपका क्या है, बॉन्डिंग पेयर है। ऑक्सीजन में से 2 लोन पेयर है और 2 ही जगह पे बॉन्डिंग पेयर है।
सो बिकॉज ऑफ द 2 लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल में, एंड दिस लोन पेयर रिपेल मैक्सिमम एज पर द VSEPR प्रिंसिपल, एंड बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर द बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी वेरी लेस, राइट. सो इन अमोनिया बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री, इन वाटर इट इज 104.5 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे बच्चों आप, यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू 2 lone pairs of electron on oxygen atom. lone pair repulsion is maximum. lone pair repulsion is maximum, and hence bond angle in water is reduced. बॉन्ड एंगल इन वाटर इज रिड्यूस. ठीक है, चलिए बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी आप कर चुके थे थियरी में. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 9 क्या कहता है. आई होप कि आपको ये क्लियर है. आपको खाली बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर गिनने थे, उसके बाद VSEPR विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट है, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतने ज्यादा बॉन्ड, उतना बॉन्ड कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा. तो एक सिंपल सा आपने रिलेशन लिखा था, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट. ओके, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डबल के कंपेयर में ट्रिपल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट. चलिए नंबर 10 का आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है कि डिफाइन द बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, बॉन्ड लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इन द बॉन्डेड स्टेट ऑफ द एटम्स, राइट. बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. बॉन्ड लेंथ इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियसिस ऑफ एटम्स इन बॉन्डेड स्टेट, राइट. बॉन्डेड स्टेट में 2 एटम के बीच का जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या नाम से बुलाते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ. ये सब आपने थियरी पार्ट में सीखा ही था बॉन्ड पैरामीटर में. चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विद द CO3-2 आयन. तो सवाल है बच्चों रेजोनेंस का, सवाल है ये रेजोनेंस का, और आपको ये समझाना है इन टर्म्स ऑफ CO3-2. तो थोड़ा बहुत अगर हम रेजोनेंस पे ओवरव्यू देखें वापस, तो हमने ऐसा देखा था कि देयर आर सम मॉलिक्यूल, राइट, जिनका सारा प्रॉपर्टी कोई भी एक लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, जिनके सारे प्रॉपर्टी कोई भी एक लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, राइट. सो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ मोर देन 1 लुईस स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म. और उन सब कैनोनिकल फॉर्म में से हमें एक हाइब्रिड फॉर्म फाइनली बनाना होता है, याद है ना आपको, राइट. तो CO3-2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखो बच्चों, तो CO3 का आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे ना, जो हम आगे बना चुके हैं, अभी जस्ट बनाया था हमने, तो वो कुछ आपका इस तरह रहेगा. एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा, राइट. CO3-2 का एक ऑक्सीजन जो है वो कैसा रहना है बच्चों, डबल बॉन्डेड रहने वाला है, राइट. आपको कैसे पता कि यहीं पे डबल बॉन्ड है, ये भी तो हो सकता है कि इधर सिंगल बॉन्ड हो और यहां पे डबल बॉन्ड हो, राइट. या ये भी हो सकता है कि यहां पे डबल बॉन्ड हो, तो मैंने खाली क्या किया है बच्चों, सिंगल बॉन्ड का पोजीशन बदला है, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदला है. तो अगर ये लुईस स्ट्रक्चर आपके सही है, तो होना क्या चाहिए बच्चों कि कार्बोनेट आयन जो है उसमें एक बॉन्ड लेंथ जो है वो अलग होना चाहिए और बाकी 2 लेंथ जो है वो सेम होने चाहिए, राइट. बट एक्सपेरिमेंट तो ऐसा कहता है कि कार्बोनेट के अंदर सारे बॉन्ड लेंथ कैसा है, सेम है. अगर सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, इसका मतलब आपको इन सब कैनोनिकल फॉर्म में से एक हाइब्रिड फॉर्म बनाना पड़ेगा, और उस हाइब्रिड फॉर्म के अंदर जो दूसरा बॉन्ड है ना वो कैसा रहेगा, ऑसिलेटिंग रहेगा. कैसा रहेगा आपका जो दूसरा बॉन्ड है वो ऑसिलेटिंग रहने वाला है, राइट. तो आप छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करोगे बच्चों के एज पर लुईस स्ट्रक्चर देयर इज 1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट. बट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बट experimentally
it is found that all the CO bonds in CO3 minus 2 are same. सारे बॉन्ड कैसे है? सेम है, एंड विच यू कैन ओनली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, विच कैन ओनली एक्सप्लेन बाय हाइब्रिडाइजेशन. दिस थिंग यू कैन ओनली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो ये हो गया आपका CO3 minus 2 एंड हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट. क्लियर है एकदम? चलिए फटाफट बोर्ड को कॉपी करेंगे. ओके, सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? देखो बच्चों, आपको दिया है कि H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू स्ट्रक्चर्स. कैन दिस टू स्ट्रक्चर बी टेकन एज अ कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड. तो आपको दो स्ट्रक्चर को जिस तरह दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में, दैट इज POHOHHO, ये आपको पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और दूसरा कैनोनिकल फॉर्म इस तरह से POHOHOH. दिस इज हाउ यू हैव द सेकंड स्ट्रक्चर. अरे बाकी इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने खाली आपको बॉन्ड का स्ट्रक्चर ही बता दिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का आपको काम भी नहीं है. तो बच्चों याद करो, जब आप कैनोनिकल फॉर्म लिखते हो ना या रेजोनेंस फॉर्म लिखते हो ना, तो उसका एक कंडीशन था कि आपको एटम का जगह बदलना अलाउड नहीं है. एटम की जगह आप नहीं बदल सकते हो, आप खाली इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कर सकते हो, राइट. बट यहाँ पे तो देखो भाई, एटम का जगह ही चेंज हो चुका है. यहाँ पे P के साथ H जुड़ा था, यहाँ पे P के साथ तीनों O है. मतलब दिस टू कैन नॉट रिप्रेजेंट द कैनोनिकल फॉर्म बिकॉज हियर द पोजिशन ऑफ द एटम्स आर नॉट सेम. सो योर आंसर इज नो, these are not canonical form as the position of atoms are not same, right. एटम का पोजीशन सेम नहीं है, इसलिए कैनोनिकल फॉर्म बिल्कुल नहीं है. चलिए भाई 13 नंबर का क्वेश्चन. राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ SO3, NO2 एंड NO3 माइनस. चलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने हैं बच्चों हमें. ओके, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. किस किसका करना है आपको? पहले करेंगे SO3 के स्ट्रक्चर को. चलिए एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा, बाकी दो आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है. चलिए SO3 में पहले आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, बिकॉज रेजोनेंस करना है तो पहले आपको लुईस स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है. सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन मिला के 18, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 24. चलिए सल्फर रख दो सेंटर में, 3 ऑक्सीजन आजू बाजू कर दो. पहले सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6. अब ऑक्टेट कंप्लीट करो. 7 8 9 10 11 12 ऑक्टेट कंप्लीट. 13 14 15 16 17 18 ऑक्टेट कंप्लीट. 19 20 1 2 3 4 सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बट सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है. ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है और 6 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन का पेट भर चुका है, बट सल्फर का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस शेयर करवाना पड़ेगा, राइट. तो अब आप समझ गए हो ना आगे क्या करना है. वो पहले आपने यहाँ से शेयरिंग कराया, अब आप एक काम करोगे, इसके पास शेयर कराओगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे, ये दोनों सिंगल बॉन्ड रहेगा, और फिर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे, ये दोनों सिंगल बॉन्ड रहेगा. मतलब आपको क्या करना है बच्चों? खाली डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो ऑल्टर करते रहना है, और आपका जो फाइनल हाइब्रिड फॉर्म बनेगा ना, उसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है और दूसरा बॉन्ड जो है ना वो ट्रांजिट करता रहेगा. दिस इज द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ SO3. चलिए बच्चों, उसके बाद आपको बनाना है, किसका बनाना है? NO2 का. चलिए ठीक है, NO2 नाइट्रोजन के होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, और 2 ऑक्सीजन के मिला के हो जाएंगे 12. तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना हो गया बच्चों? 17 हो गया. चलिए नाइट्रोजन सेंटर में, 2 ऑक्सीजन आजू बाजू में, राइट. पहले हम सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन. चलिए ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, राइट, तो और 6 चाहिए उसको, इसको भी और 6 चाहिए, राइट. यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 16 खत्म हो गए. इसके बेचारे के पास एक ही आया. तो ये नाइट्रोजन के पास तो खाली कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 1 2 3 4 एंड 5, 5 ही इलेक्ट्रॉन हुए. ये क्या मजाक है? तो इसीलिए नाइट्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा. नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीटली फिल तो होना ही नहीं है, बिकॉज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, सबका ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही नहीं, बट यू जस्ट ट्राई टू गो क्लोज टू द ऑक्टेट. जैसे हम यहाँ पे अब नाइट्रोजन के पास 7 हो चुके हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बना. ओके, दूसरे स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाओ, राइट, फाइन. तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर ऑफ
NO2 किसका हो गया, ये NO2 का हो गया। मैंने खाली क्या किया, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया है। सिमिलरली आपको रेजोनेंस बनाना है बच्चों NO3 माइनस का, तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑक्सीजन के हो जाएंगे आपके 18, -1 मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लिया, टोटल हो गया 24। चलिए बीच में नाइट्रोजन, आजू बाजू 3 ऑक्सीजन और 24 इलेक्ट्रॉन, यही है बच्चों सेम टू सेम, यही करना है आपको सेम टू सेम, राइट। क्या होगा, आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो एक जगह पे डबल बॉन्ड बनेगा, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। आई होप कि नाउ यू आर स्मार्टर इनफ टू गेट दिस कंसेप्ट, राइट। अब एक जगह पे ऊपर डबल बॉन्ड बना है ना, तो आप डबल बॉन्ड को यहाँ से निकाल के इधर ले लो और फिर यहाँ से निकाल के इधर ले लो, वापस हो गए आपके 3 कैनोनिकल फॉर्म और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। डबल बॉन्ड को आप ट्रांसफर करते रहोगे एंड दिस इज -1 साइन। मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में सब कुछ सिखाया है ना ऑलरेडी, राइट। इसके बारे में हमने सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सीखा ही है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बच्चों आपका रेजोनेंस ऑफ NO3-, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ेंगे अब आगे वाले क्वेश्चन में आपको ये कहा है, यूज द लुईस सिंबल टू शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम टू फॉर्म द कैटायन एंड एनायन। अभी क्या है ये, मजाक जैसा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये टिपिकल 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाना है ना। चलिए शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, सबसे पहला पेयर है बच्चों आपका पोटेशियम एंड सल्फर। चलो तो हमें इतना पता है बच्चों कि पोटेशियम के वैलेंस में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और सल्फर के वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और पोटेशियम को 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एक पोटेशियम एटम 1 और इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। तो इससे पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, पोटेशियम बन जाएगा K+, राइट। चलिए ऐसे कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है तो आई विल राइट K2, राइट। और यू कैन राइट इन मोर अप्रोप्रिएट वे K+ कितनी बार है, 2 बार है। K+ आयन 2 बार बनेगा और सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ तो सल्फर बनेगा -2 आयन, S-2। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड द आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। चलिए उसी तरह से दूसरा आपको कहा है बच्चों कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। चलिए कैल्शियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 20 मतलब 18 + 2, 18 आपका इनर्ट गैस हो जाएगा, 2 बचे बाहर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंसी होती है बच्चों 6, जो हम बार बार देखते आ रहे हैं। कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो कैल्शियम के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, कैल्शियम खुद बन जाएगा +2, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा -2 एंड दिस इज हाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कैल्शियम एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस। चलिए बच्चों तीसरा है एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन। तो एल्यूमिनियम के वैलेंसी में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंसी में होते हैं 5। तो नाइट्रोजन को 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एल्यूमिनियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देने ही है। तो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा, खुद बन जाएगा +3 और नाइट्रोजन बन जाएगा -3। तो दिस इज हाउ यू कैन शो द आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए क्विकली कॉपी करेंगे पूरे बोर्ड को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी टोटल 3 एटम है, वाटर के अंदर भी टोटल 3 एटम है, बट कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है और वाटर मॉलिक्यूल बेंट होता है। ये आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये आप एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। चलिए किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, तो बच्चों जो CO2 मॉलिक्यूल है उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, राइट। सो वी कैन राइट हियर CO2 has 0 dipole moment। CO2 has 0 dipole moment। ये तभी हो सकता है जब कार्बन के आजू बाजू दोनों ऑक्सीजन जो है ना वो इक्वली किस तरफ हो बच्चों, एग्जैक्टली लीनियर शेप में हो, तभी जाके दोनों डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, राइट। तो CO2 मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 तभी हो सकता है व्हेन हेंस बोथ CO डाइपोल्स मस्ट align exactly opposite to each other, exactly opposite to each other and hence CO2 must be linear। तभी जाके ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करेगा। CO2 must be linear। Okay, now what happened with the water molecule? तो water molecule जो है ना इट हैज सम नेट डाइपोल मोमेंट। कितना है बच्चों, वाटर का नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना दैट इज अबाउट कितना है 1.84 dB। वाटर का नेट डाइपोल मोमेंट है 1.84 dB
मतलब वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट बच रहा है इसका मतलब ये होगा कि दो OH बॉन्ड जो है ना वो एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। अगर एग्जैक्टली अपोजिट होते तो फिर दोनों डाइपोल एक दूसरे को कट कर देते, बट यहाँ पे तो नेट डाइपोल मोमेंट बच रहा है, तो ये तो तभी होने वाला है जब दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल ना करे। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि H2O हैज 1.84 dB डाइपोल मोमेंट, हैंस 2 OH बॉन्ड मस्ट लाई एट some angle, right? तो you can write it like this. This is a H2O molecule, right? एक dipole moment ऐसा है, एक dipole moment ऐसा है, and they are not going to cancel each other. That is why it has some net dipole moment 1.83 dB, 1.84 dB. तो आपको net dipole moment अगर समझाना है, CO2 का dipole moment 0 है, इसका मतलब CO2 लीनियर ही होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल कभी लीनियर नहीं होने वाला है। अगर लीनियर हुआ तो डाइपोल कैंसिल कर देंगे, तो फिर मोमेंट कहाँ से आया, राइट? दैट्स व्हाई वाटर इज एंगुलर। चलिए, यू वांट टू शो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, राइट? तो डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन क्या है? तो डाइपोल मोमेंट से आपको पहले तो ये पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट द पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, and in some cases you can also decide the shape of the molecule। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, we had the dipole moment and इससे हमने shape को predict किया, ठीक है। चलिए, second point क्या है? You can predict the ionic character of the bond। तो ionic character of the bond is equal to dipole moment observed, right, divide by dipole moment ionic into 100%, राइट। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? तो ये म्यू आयोनिक का मतलब ये है कि जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, तब जो डाइपोल मोमेंट बनेगा दैट इज कंप्लीट आयोनिक डाइपोल मोमेंट। अब नॉर्मली बॉन्ड के अंदर अगर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ और इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में अटके हुए हैं, राइट, तो तब जो आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा दैट इज ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। तो इफ यू टेक द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बाय आयोनिक डाइपोल मोमेंट इनटू 100, दिस विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, राइट, तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैव 0 डाइपोल मोमेंट दो दे हैव मोर देन वन पोलर बॉन्ड। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में, इन कार्बन डाइऑक्साइड दिस बॉन्ड इज पोलर, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो पोलर, बट दे बोथ आर अरेंज सिमेट्रिकली, दैट्स व्हाई नेट डाइपोल मोमेंट विल बिकम 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस एंड ट्रांस आइसोमर। Now this cis trans you will learn in organic chemistry chapter। cis का मतलब होता है similar groups are on the same side and trans का मतलब होता है similar groups are on opposite side। अभी कुछ भी डिटेल में डिस्कशन करने का यहाँ पे काम नहीं है, खाली इतना ध्यान रखेंगे cis are polar and trans are non polar, right। चलिए, इट ऑल्सो हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, पैरा एंड मेटा आइसोमर। ये ऑर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर को भी सेपरेट कर सकता है या डिस्टिंग्विश कर सकता है, बिकॉज जो ऑर्थो होगा ना बच्चों, उसका मतलब है बेंजीन रिंग के दोनों सिमिलर ग्रुप जो है ना वो पास पास है, दिस इज ऑर्थो, राइट। पैरा का मतलब है द ग्रुप्स आर एट अपोजिट पोजिशन, और मेटा का मतलब है द ग्रुप्स आर समवॉट लाइक दिस, एक छोड़ के, दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज पैरा, दिस इज मेटा। नाउ चेक इट आउट। इन ऑर्थो अगर ये कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड पोलर है तो दोनों डाइपोल जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। सपोज दिस इज अ डाइपोल, सो हियर द डाइपोल्स आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है दोनों। यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों डाइपोल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पैरा जो होता है ना उसमें डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मतलब पैरा सबसे कम डाइपोल मोमेंट वाला होता है, राइट। और अगर आप इसमें देखोगे मेटा में, तो एक डाइपोल ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है, बट सिमेट्रिक नहीं है, राइट, ओके। तो आप डाइपोल मोमेंट में अगर कंपेयर करना चाहो ना, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है ऑर्थो का, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। फिर आएगा मेटा का, थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा मेटा में, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों पैरा का। पैरा इज द मिनिमम डाइपोल मोमेंट, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डाइपोल मोमेंट टू गेट दिस काइंड ऑफ द डेटा फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। चलिए क्विकली इसको कॉपी करेंगे सब लोग। Okay, so question number 17 is define the electronegativity and how does it differ from electron gain enthalpy। How does it differ from electron gain enthalpy? That is what you want to find, right? चलिए बात करेंगे बच्चों about the electronegativity। So electronegativity is basically ability to attract the shared electron pair, है ना। electronegativity क्या होता है? Negativity, electronegativity is
एबिलिटी टू अट्रैक्ट shared electron from covalent bond, shared electron from covalent bond, ability to attract the shared electron from the covalent bond, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आप बात करो बच्चों बॉन्ड बिटवीन H एंड Cl, तो वी नो दैट Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Cl क्या करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, राइट। सो दिस इज व्हाई वी कैन कॉल Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव because it withdraws electron towards itself, and the hydrogen is called as less electronegative, right? And you should remember that electronegativity is a relative concept. वो दो एटम के बीच में कंपैरिजन होता है ऑलवेज, राइट? तो दिस इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. यू कैन नॉट हैव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एब्सोल्यूट वैल्यू होता नहीं है. ऑन दी अदर हैंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पूरा टर्म ही अलग है, राइट? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होता है बच्चों के, जब कोई गैसियस एटम है आपका, राइट, जब कोई गैसियस एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाएगा, गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो नेगेटिव आयन बनाएगा, तब जो एनर्जी का चेंज होगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? सो इट इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस व्हेन electron is added in neutral gaseous atom, right? and electron gain enthalpy कोई relative concept नहीं है, it has the absolute value. electron gain enthalpy को अपना absolute value होता है, right? it has absolute value. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैज द एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट? चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 18 इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. चलिए, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स व्हिच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? सो इट इज बेसिकली बॉन्ड बिटवीन एटम्स having different electronegativity, right? It is a bond between the atoms having different electronegativity. You can simply write the example of HF ले लो या HCl ले लो. हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, and we know that fluorine is more electronegative, राइट? सो व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा. सो फ्लोरीन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस बॉन्ड यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इट एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को दूर जाने देगा इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. चलिए कॉपी करेंगे बच्चों क्विकली इसको. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यू कैन कंसिडर दिस क्वेश्चन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एंटायर एक्सरसाइज. वैसे पूरे एक्सरसाइज में इतने कोई नए टाइप के क्वेश्चन दिए नहीं है, बट द ओनली क्वेश्चन विच इज नंबर 19 that I can consider as a technically good question, right? And this question is arrange the following in increasing order of ionic character. You need to arrange them in increasing order of the ionic character, right? चलिए, तो यहाँ given 5 different compounds. अब बच्चों आप इतना ध्यान रखो ionic character के लिए आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, राइट? तो ionic character का रिक्वायरमेंट है ionic character require सबसे पहले तो large difference of electronegativity, लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेके आयोनिक बॉन्ड बनाएगा. तो सबसे पहला ये पॉइंट हो गया, बराबर. दूसरा पॉइंट, अब आप याद करो बच्चों फजान रूल को, राइट? फजान अपने रूल में ऐसा कहता है कि आयोनिक कैरेक्टर के लिए पॉजिटिव आयन छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन बड़ा होना चाहिए, लार्ज साइज नेगेटिव आयन, और चार्ज जितना बने उतना ज़्यादा होना चाहिए, मोर चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, राइट? चलिए, अब ये इतने पॉइंट को मैं ध्यान में रख के इस 4 कंपाउंड को देखूंगा. तो सबसे पहले मेरी नज़र जा रही है बच्चों N2 के ऊपर.
तो यहाँ पे तो दोनों नाइट्रोजन ही है. So if there are both atoms are same, what is the difference of electronegativity? There is no difference of electronegativity. So here it is no difference of electronegativity. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है राइट, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन तो एग्जैक्टली बीच में ही रहने वाले हैं. मतलब नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है वो तो परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड है. कैसा होगा नाइट्रोजन का बॉन्ड? परफेक्टली कोवेलेंट, बिकॉज बोथ द एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट. तो सबसे कम आपका आएगा बच्चों नाइट्रोजन. वी आर अरेंजिंग इन द आयोनिक कैरेक्टर राइट. तो सबसे कम आयोनिक आएगा आपका नाइट्रोजन. चलिए राइट, अब नाइट्रोजन के बाद देखो बच्चों, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों नॉन मेटल है राइट. इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा. ओके, यहाँ पे भी क्लोरीन एंड फ्लोरीन है, दोनों एक ही ग्रुप के, दोनों नॉन मेटल है, तो यहाँ भी इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा राइट. अब यहाँ पे देखो बच्चों, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, एक मेटल एक नॉन मेटल, मतलब यहाँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. लिथियम एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट, सबसे ज्यादा आयोनिक बॉन्ड LiF ही बनाता है राइट, बिकॉज LiF के अंदर एक जो है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और लिथियम इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट राइट. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन लिथियम एंड फ्लोरीन. तो लिथियम और फ्लोरीन का बॉन्ड जो है ना वो परफेक्टली आयोनिक होगा, या सबसे ज्यादा आयोनिक होगा. तो सबसे लास्ट में कौन आएगा बच्चों? आपका LiF आएगा. सबसे लास्ट में कौन आएगा? LiF आएगा. चलिए बीच में अरेंज करते हैं. अब जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड जो है वो जनरली कैसा होता है? आयोनिक होता है राइट. ओके, और यहाँ पे जितने भी है सब नॉन मेटल्स हैं. ये इसके अंदर सारे दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, यहाँ भी दोनों नॉन मेटल्स हैं राइट. बट यहाँ पे एक मेटल और एक नॉन मेटल है, मतलब इसका बॉन्ड भी आयोनिक होगा, बट उसका आयोनिक कैरेक्टर LiF से तो कम ही होगा, बिकॉज LiF में सबसे ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का राइट. चलिए, तो LiF से कम आयोनिक होगा K2O. अब इन दोनों को अरेंज करते हैं. अब जैसे मुझे दिख रहा है कि दोनों के दोनों नॉन मेटेलिक कंपाउंड है राइट, मेटल है नहीं, तो मैं एक काम करूंगा, मैं ये देखता हूं कि मुझे क्या कंडीशन चाहिए. तो आयोनिक कैरेक्टर की एक कंडीशन है चार्ज शुड बी मोर. आयोनिक कैरेक्टर का एक कंडीशन है चार्ज शुड बी मोर राइट. तो इसके ऊपर गौर करते हैं, चार्ज शुड बी मोर के ऊपर. तो यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ना राइट, सो इन दिस पर्टिकुलर केस अब ClF3 और SO2 को अगर कंपेयर करोगे ना राइट, सो इन द केस ऑफ Cl एंड F, फ्लोरीन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट. तो यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन का जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ना इज मोर, और यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इज लेस राइट. ओके, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड क्या बनेगा? आयोनिक बनेगा राइट. तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस Cl एंड F में है, तो ClF वाला बॉन्ड जो है वो K2O के बाद आएगा, और उसके बाद आएगा SO2 का बॉन्ड. उसके बाद किसका बॉन्ड आएगा? SO2 का आएगा राइट. वापस एक बार देखो, नाइट्रोजन में दोनों सेम एटम है, देयर इज परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड. लिथियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, तो सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर बनेगा. उसके बाद वापस K2O, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन, एक मेटल एक नॉन मेटल, बॉन्ड्स आर आयोनिक. यहाँ पे दोनों नॉन मेटल थे, यहाँ पे दोनों नॉन मेटल थे, बट क्लोरीन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो क्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने वाला है. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे हम जनरली फजान रूल को यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फजान रूल को अगर आपको यूज करना है ना, सो दैट शुड बी इक्वल सिमिलर लुकिंग कंपाउंड शुड बी देयर. अगर सिमिलर दिखने वाले कंपाउंड है तो आप फजान रूल को यूज करो, बट यहाँ पे कंपाउंड कंप्लीटली अलग थे राइट. तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल रह के काम करना पड़ेगा. ओके, आपको हर एक कंपाउंड के बारे में इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर रूल इसमें लगने वाला नहीं है. ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करेंगे, नंबर 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको एक लुईस स्ट्रक्चर दे दिया है, और उस लुईस स्ट्रक्चर में कुछ चीजें गलत है जो आपको सुधारना है. तो गलत क्या है पहले वो देख लो, विल फाइंड इट आउट कि क्या गलत है, और फिर उसको हम सही करेंगे. तो ऐसा आपको दिया हुआ है राइट, दिस इज व्हाट गिवन टू यू, ऐसा आपको दे दिया है. ठीक है ना, अभी आपको इसको सही करना है. चलिए बच्चों, कैसे इसको सही करेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल सा हम काम करेंगे इसको सही करने के लिए. सबसे पहले जो एक चीज मुझे खटक रही है वो ये कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा. इट इज पॉसिबल कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाए? बिल्कुल नहीं. तो हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड में से पहले सिंगल बॉन्ड करो, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. चलिए, हो गया हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड राइट, ये करेक्शन हो गया हमारा.
ओके और कहाँ प्रॉब्लम है? तो एक और प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, एंड दैट प्रॉब्लम इज आई कैन सी ऑक्सीजन नॉर्मली डबल बॉन्डेड होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन बेचारा सिंगल बॉन्डेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डबल बॉन्डेड करना पड़ेगा। तो दूसरा गड़बड़ यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को कर देंगे डबल बॉन्डेड, राइट। ओके चलिए, एक और जगह प्रॉब्लम है। किधर प्रॉब्लम? एक और जगह पर है, एंड दैट प्रॉब्लम कि अगर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड किया ना और अभी भी आपने कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही रखे, तो प्रॉब्लम क्या होगा? कार्बन के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, जो नहीं रख सकता है वो। और बाजू वाले ऑक्सीजन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, तो कुछ नहीं करेगा। कार्बन जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन बाजू में ऑक्सीजन को दे देगा, राइट। तो आपको करेक्शन क्या करना था बच्चों? इधर वाला डबल बॉन्ड उठा के ऑक्सीजन को देना है, राइट। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस ऑक्सीजन को दे देने हैं। दैट इज द करेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड, राइट। ठीक है, चलिए कॉपी करिए क्विकली। ओके चलो, तो यहाँ पे हमारे पहले 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, और अभी आगे बढ़ना नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके